जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे स्टडी चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। आज का हमारा टॉपिक है धारा विद्युत। तो मेन एग्जाम कक्षा 12वीं की दृष्टि से धारा विद्युत से हमें जो शानदार टॉपिक पढ़ने हैं, जो वैल्यूएबल टॉपिक हैं, जिनकी पेपर में आने की प्रबल संभावना है, ऐसे टॉपिक है हमारे पास विद्युत धारा, अनुगमन वेग, धारा घनत्व, ओम का नियम, विद्युत सेल, श्रांतिकाल, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोधकता को, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध, विद्युत शक्ति और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये सारे टॉपिक हमें मेन एग्जाम में पढ़ के जाना है। इनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो भी बनेंगे आपसे इस वीडियो के जस्ट बाद, और जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले होंगे इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम देखेंगे धारा विद्युत। सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्युत धारा, जो हमारी पहली डेफिनेशन है। विद्युत धारा, विद्युत धारा है क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि ये कोई चालक पदार्थ है, ये कोई चालक तार है और इसको हम इलेक्ट्रिक संपर्क दे दें, मतलब यहाँ कहीं यदि हम कोई बैटरी लगा दें, ये बैटरी का प्लस सिरा है और ये बैटरी का माइनस सिरा है, तो हमें पता है कि हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से आवेश निकलता है। इस तरीके से जब आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा बनेगी, क्योंकि आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होती है। तो जब ये ऊर्जा चलती है तो इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। अंग्रेजी में आवेश को हम Q से दर्शाते हैं और समय को T से दर्शाते हैं, जबकि विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन में T। ये विद्युत धारा का सूत्र बन गया। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसका मात्रक जो होता है विद्युत धारा का, वह होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। दूसरा मात्रक यदि हम प्राप्त करना चाहें विद्युत धारा का, तो ये Q का मतलब होता है आवेश, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, बटे का मतलब प्रति, T मतलब समय, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो गया। इसका जस्ट बाद विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये हमें याद रखना है पॉइंट, बहुत ही IMP पॉइंट है जो मेरे एग्जाम में पूछा जा सकता है। गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है। विद्युत धारा तभी जन्म होती है जब चार्ज में मूवमेंट हो, मतलब चार्ज मूविंग स्टेज में हो, गतिशील हो। गतिशील आवेश विद्युत धारा का निर्माण करता है। चालक में विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, तो मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट भी किया है मैंने, कि किसी चालक में जो विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह दिशा के विपरीत होती है। अभी हम इसको देखेंगे भी। इलेक्ट्रॉन प्रवाह दिशा के विपरीत चालक में विद्युत धारा की दिशा होती है। इसका मतलब ये है कि यदि विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह दिशा के विपरीत होगी। इसके बाद किसी चालक में धारा का प्रवाह है। किसी चालक में धारा का प्रवाह क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही किसी चालक में धारा के प्रवाह का जिम्मेदार होता है। तो ये हमें एक एक लाइन इस दृष्टि से पढ़ना है कि आपके मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा हुआ है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है अनुगमन वेग।
अनुगमन वेग, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, किसी चालक में, चालक क्या होता है? चालक मतलब कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहन आसानी से हो सकता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहन आसानी से हो सकता है, उसे हम चालक कहते हैं। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस औसत वेग से गति करते हैं वह अनुगमन वेग कहलाता है। इसे हम अपवाह वेग भी कहते हैं, यह हमें याद रखना है। अनुगमन वेग की कोटि क्या होती है? तो वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मोस्ट वैल्यूबल फैक्ट है। अनुगमन वेग की कोटि 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग का मान कम हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 मेन एग्जाम में कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग में क्या फ़र्क पड़ता है? तो अनुगमन वेग की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमने देखा कि अनुगमन वेग है क्या। अनुगमन वेग किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, मान लो की बात है ना, हम ऐसा देख सकते हैं अभी जैसा हमने देखा था ऊपर कि एक मैंने चालक लिया, ये मैंने एक चालक लिया, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमने देख लिया। ठीक, जैसे ही इस चालक को हम विद्युत संपर्क देते हैं, इस तरीके से एक बैटरी लगाई हमने एक परिपथ के माध्यम से, तो जब यहाँ से आवेश का प्रवाहन होगा मतलब विद्युत धारा बनेगी, ये आई प्रवाहित होगी, तो धारा की दिशा इस प्रकार है, ऐसे। तो जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डायरेक्शन होने वाली है वो ऐसे होने वाली है। यदि धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन इस डायरेक्शन में होने वाला है। धारा की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन होता है। तो हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा है अनुगमन वेग में किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग की कोटि हमने पढ़ ली, हमने इसके बारे में ये फैक्ट देख लिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह है धारा घनत्व। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से, बिल्कुल सही, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं और इलेक्ट्रिक डेंसिटी कहते हैं। इसे जे से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है जे बराबर I/A, जे बराबर I/A। इसको हम बोलते हैं धारा घनत्व। मतलब किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से, मतलब यहाँ पास जो ए की वैल्यू हो वो 1 इकाई हो। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई चालक है इस तरीके का और इसकी जो वैल्यू है वह है एकांक 1 है। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। इसे जे से दर्शाते हैं। जे बराबर होता है I/A। इसका मात्रक होता है धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक कैसे मिला हमें? देखिए फ्रेंड्स, आई का मतलब होता है धारा और धारा का मात्रक एम्पियर, प्रति ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है, ये फैक्ट हमें याद रखना है। इसके बाद विद्युत सेल क्या है? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम विद्युत सेल कहते हैं, जैसे डैनियल सेल और लेक्लांसी सेल। इस तरीके से हमने ये फैक्ट देखे। अब इसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक है ओम का नियम, हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वह है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है इसको हम पढ़ने वाले हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यदि कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्था, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर मतलब कि जो V होता है वो चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि V समानुपाती I, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा, यहाँ पास V का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा, उसी अनुपात में धारा भी बढ़ेगी। यदि आप हाई वोल्टेज की बैटरी लगाएंगे चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए तो धारा की वैल्यू भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। V समानुपाती I, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा R और एक बराबर का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे R क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
यहाँ पे जो आर है, आर एक नियतांक है, इसका मान चालक की लंबाई, क्षेत्रफल तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। आर चालक का प्रतिरोध कहलाता है। हमने पढ़ लिया कि V बराबर आर इंटू आई से यदि हम आर की वैल्यू निकालना चाहें, प्रतिरोध की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमें क्या मिलने वाली है? प्रतिरोध की वैल्यू आई इंटू में है तो अपॉन में आ गया, मतलब आर बराबर V अपॉन आई। यही क्या है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम साइंटिस्ट के नाम से यह मात्रक है। और इसका जो एक और मात्रक है वो है वोल्ट प्रति एम्पियर। V मतलब विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, प्रति धारा का मात्रक एम्पियर। इस तरीके से हमने ओम का नियम देखा। तो बहुत ही सरल भाषा में ओम का नियम मैंने लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे विभवांतर एवं धारा के मध्य जो VI ग्राफ होता है, जो 2023 में पूछा गया था कि ओम का नियम क्या है और VI ग्राफ समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स अक्ष पर यदि हम विभवांतर को ले लें, वाई अक्ष पर धारा को ले लें, तो इनके मध्य ग्राफ खींचने में एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर के जाती है। किस तरीके से? इस तरीके से आपके सामने है। एक्स अक्ष में विभवांतर को, वाई अक्ष में धारा को लेकर खींचा गया ग्राफ VI ग्राफ कहलाता है, मतलब कि विभवांतर और धारा ग्राफ कहलाता है। और यह ग्राफ हमें कैसे मिलता है? मूल बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा के रूप में मिलता है। इसका मतलब यह है कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे वोल्टेज का मान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही धारा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं ओम के नियम में V समानुपाती I, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। तो ये हमने एक ग्राफ भी देख लिया जो कि 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगला जो हमारा टॉपिक है, ओम के नियम की सीमाएं, मतलब ओम के नियम की क्या सीमाएं हो सकती हैं, कब वो लागू होगा। चालक का ताप बिल्कुल नियत हो, बिल्कुल सही है। ओम का नियम उसी चालक पर लागू होगा जिसका ताप फिक्स हो, नियत हो। चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, मतलब उसकी भौतिक अवस्थाओं में लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में परिवर्तन ना हो। तो चालक में विकृति उत्पन्न ना हो और चालक का ताप नियत हो। इसके जस्ट बाद प्रतिरोध क्या है, अब हम प्रतिरोध देखेंगे। तो प्रतिरोध के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे हमारे सड़क में ब्रेकर होता है हमें दुर्घटना से बचाने के लिए, जिससे हम अपने वाहन की गति को धीमा कर सकें, उसी प्रकार किसी भी विद्युत परिपथ में, सर्किट में धारा अचानक से बहुत तीव्र गति से न प्रवाहित हो, हमारे सर्किट का नुकसान ना हो, तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं। और हमने ओम के नियम से पढ़ रखा है, R बराबर होता है V अपॉन I, और R का मात्रक हमने पढ़ा था ओम, या फिर हमने पढ़ा था वोल्ट, एक और पढ़ा था प्रति एम्पियर, इस तरीके से। तो ये हमने प्रतिरोध देख लिया। इसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है, सारे मैंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन, हर एक फैक्ट आपके लिए, आपके मेन एग्जाम की दृष्टि से इकट्ठे किए हुए हैं। आइए हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वह है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्रतिरोधकता का एक और नाम भी चलता है विशिष्ट प्रतिरोध। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाली एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये एक मैंने चालक तार लिया, इस तरीके से मैंने ये ले लिया चालक तार। अब ये जो है, ये तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका मान, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान 1 होना चाहिए, जिसको हम A से दर्शाते हैं। A बराबर 1 हो। चालक तार की लंबाई जो L है उसका मान भी 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा परिभाषा में, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ A बराबर 1 अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार को L बराबर 1 तार के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे दर्शाते किससे हैं? रो से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। तो मात्रक कैसे बना? जैसे ये R का मात्रक होता है ओम, मात्रक हम ऐसा बना सकते हैं। A का मात्रक, A मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो जब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा ओम इंटू मीटर। ये हमारा बन गया मात्रक प्रतिरोधकता का।
इस तरीके से हमने देख लिया। अब कुछ फैक्ट भी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रतिरोध तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पास लिखा कि प्रतिरोधकता तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। यह किस पर निर्भर करती है? तो ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है कि जो प्रतिरोधकता होती है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यह तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। कि जो तार का पदार्थ है, तार के पदार्थ की प्रकृति पर, तार के पदार्थ पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इस फैक्ट के बारे में। प्रतिरोधकता तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कभी निर्भर नहीं करती। यह निर्भर करती है तो सिर्फ और सिर्फ तार के पदार्थ की प्रकृति पर। इसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक है वह है अतिचालकता। अतिचालकता क्या है? कम ताप पर, मतलब निम्नतम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकदम शून्य हो जाने की घटना को हम अतिचालकता कहते हैं। और जिन पदार्थ पर यह घटना होती है उन्हें अतिचालक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद मैंने फैक्ट लिखे हैं मेन एग्जाम की दृष्टि से। अतिचालक पदार्थ की चालकता कैसी होती है? तो अनंत होती है। बिल्कुल सही, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। फिर मैंने कुछ फैक्ट लिखे ऑब्जेक्टिव के लिए। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये हमने 12th में पढ़ा है फिजिक्स में अपनी सिलेबस में। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? वोल्टता नियम कहलाता है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। और यह जो वोल्टता नियम है यह बंद परिपथों के लिए सत्य होता है, ये भी हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यह तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तार के पदार्थ पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है प्रतिरोधकता, जिसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। इसके बाद मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, ये हमें याद रखना है। फिर अगला जो हमारा फैक्ट है, किरचॉफ के नियमानुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया है कि समेसन आई इक्वल क्या होता है? 0 होता है। समेसन आई इक्वल 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यही तो कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। इस तरीके से हमने कुछ और फैक्ट देख लिए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जो इस टॉपिक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है, वह होगा हमारा अगला टॉपिक ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि ओमीय प्रतिरोध हम कहते किसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाम से पता चलता है ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओमीय चालक के प्रतिरोध को ओमीय चालक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओमीय चालक के प्रतिरोध को ओमीय चालक कहते हैं या ओमीय चालक प्रतिरोध कहते हैं, ये हमें याद रखना है। ओमीय चालक या ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, या हम ऐसा बोलेंगे। ये फैक्ट हमें इस तरीके से याद रखना है कि ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? ओमीय चालक के प्रतिरोध को ओमीय चालक या ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ये फैक्ट हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद ये चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब V समानुपाती I का पालन करते हैं। इसका मतलब V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनने वाला है। तो इस तरीके से हमने देखा ओमीय प्रतिरोध। इसके बाद दूसरा फैक्ट क्या याद कर सकते हैं? ओमीय प्रतिरोध के लिए V और I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होता है। मतलब इस तरीके से, अगर मान लो कि बात x अक्ष में हम V को और y अक्ष में हम I को दर्शा दें, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा के रूप में बनेगा। ये हमने देख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए ओमीय प्रतिरोध के लिए तांबे का तार प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। ओमीय प्रतिरोध के लिए किसका यूज करेंगे? तांबे के तार का प्रयोग करेंगे, है ना। इसके अलावा हम चांदी के तार, मतलब कि Ag का यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं,
तांबे का तार कॉपर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने उदाहरण भी बता दिया आपको ओमी प्रतिरोध की। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे अनओमी प्रतिरोध। मतलब अनओमी चालक के प्रतिरोध को अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते और ख़ास बात यह है कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ जो बनता है इनमें वह एक सरल रेखीय नहीं होता है। मतलब वो ग्राफ थोड़ी सा वक्राकार बन जाता है, कुछ इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा वो कुछ टेढ़ा बन जाता है। तो यह एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता। अनओमी प्रतिरोध के अगर हम उदाहरण देखें तो देखिए, अनओमी प्रतिरोध में हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। हम डायोड यूज कर सकते हैं, ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। और हम बोलते हैं अर्धचालक पदार्थ। इस तरीके से ये कुछ मैंने उदाहरण लिखे हैं जो अनओमी प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वह है विद्युत शक्ति। तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? वाट। इसके जस्ट बाद मैंने लिखा है व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत का सूत्र क्या होता है? P/Q = R/S। ये हमें याद रखना है। इसके बाद मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है, IMP फैक्ट है। चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है L की, R समानुपाती L। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, R समानुपाती L। जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर भी यह क्या होता है? बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट का यदि हम क्षेत्रफल कम कर दें तब भी यह क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, कि अगर हम इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बहुत ही IMP फैक्ट है, हर फैक्ट मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख रहे हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये हमें याद रखना है। ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, मोस्ट वैल्यूएबल फैक्ट। चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है जबकि अर्धचालकों की कम हो जाती है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखिए जब विद्युत धारा सेल के अंदर से प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा सेल के अंदर प्रवाहित होती है तो वहां से भी रुक कर आती है धारा। तो सेल द्वारा धारा के मार्ग में आरोपित जो बल होता है, जो विद्युत धारा को निकलने से रोकता है, उसे ही हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको हम r से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया। मतलब अगर हमने कोई सेल बनाया है तो इसके अंदर जो बनने वाला है प्रतिरोध उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अगला हमारा फैक्ट है ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ये हमने देख लिया। धारा घनत्व अनुगमन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमें ये याद रखना है। इसके बाद चालक तार का ताप बढ़ाने पर चालक तार का ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये हमें याद रखना है। और व्हीट स्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति में धारा मापी से शून्य धारा बहती है, मतलब कोई भी धारा नहीं बहती है, ये हमें याद रखना है। और हमारा जो अगला फैक्ट है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है तथा क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम हो जाता है। इस फैक्ट को हमें याद रखना है। ये सारे फैक्ट हमें पढ़ करके जाना है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सेकेंड चैप्टर से संबंधित। अपने नोट्स में इन्हें बार बार शामिल करके रिवीजन करना है ताकि आपको ये बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। अब हम पढ़ेंगे कुछ और 1-2-4 फैक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगला जो फैक्ट होगा वो होगा श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या है? हमारी लिस्ट में था आज की इस टॉपिक की। किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को हम श्रांतिकाल कहते हैं, यह हमें याद रखना है। फिर मैंने एक फैक्ट लिखा है, यदि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यदि किसी एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को आप 4 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 4 का वर्ग मतलब कि 16 गुना हो जाएगा। ये फैक्ट हमें याद रखना है अच्छे से। फिर हमारा जो अगला फैक्ट है प्रतिरोध ताप गुणांक।
0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। चालक के प्रतिरोध में जो भी वृद्धि होती है उसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पास कुछ फैक्ट लिखे हैं। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक और विद्युत अपघट्यों का जो ताप गुणांक होता है वह ऋणात्मक होता है, मतलब इतना कम होता है कि वह ऋणात्मक होता है। मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। इस तरीके से हमने जो भी पढ़ा है इस टॉपिक में, जितने भी फैक्ट मैंने आपको लिखाए हैं सब रिवीजन करके जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से संबंधित 2 नंबर और 1 नंबर का नहीं होगा जो नहीं बनेगा। निश्चित रूप से आपसे सारा कुछ बनेगा। जय हिंद, जय भारत।